Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूं सर ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूं। इसलिए प्रश्न पूछते हैं। ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question. ओके, क्वेश्चन में चल रहा है अभी। प्लीज। अब मैं मंत्री जी मैं एक बार बोल दूं इस बात पे। चलो मंत्री जी आप शॉर्ट में जवाब दो, फिर मैं बोल ही देता हूं। आज आप शॉर्ट में जवाब देना प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मेरे जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश की प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूं। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूं सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने है ये। मैं किसी की विद्वता पे प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उल्टा किया। ये हमको प्रश्न पूछते हैं। एक मिनट प्लीज। मैं सबको मौका दिया, सबको मौका दूंगा। एक मिनट माननीय सदस्य, प्लीज 1 मिनट बैठिए। प्लीज बैठिए। आप पहली बार, हाँ 1 मिनट। रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। कल्याण जी प्लीज। कल्याण जी प्लीज 1 मिनट प्लीज। 1 मिनट सबको मौका दूंगा। 1 मिनट प्लीज। 1 मिनट। माननीय सदस्यगण, विषय महत्वपूर्ण था, मैंने सबको अलाउ किया, लेकिन एक बार इस सदन के अंदर ये सार्थक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न ये था कि परीक्षाओं के विषय के अंदर, और आप सबको पता है
देश में अलग अलग राज्यों के अंदर भी अलग अलग दलों की सरकार रही और उन अलग दलों की सरकार में आपकी भी सरकार रही, अन्य दलों की सरकार रही। वहाँ भी कई बार प्रश्न लीक हुए, प्रश्न पत्र लीक हुए और परीक्षाओं पर प्रश्न उठे। मेरे सवाल, एक मिनट मैं बता रहा हूँ जिसको, आप पूरी बात सुनिए मेरी। मेरा कहना ये है कि हम और उन एक मिनट प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, एक मिनट नीट नहीं सारी। हमारा सवाल ये है कि हम यहाँ इसलिए चिंता के लिए बैठे हैं कि भविष्य में हमारे विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई विषय न उठे, इसलिए किस तरीके का मैकेनिज्म डेवलप करें, परीक्षाओं का क्या बेहतर सिस्टम डेवलप करें, इसमें सबके सुझाव आए ताकि भविष्य के अंदर, और उसके लिए जो उत्तम सुझाव हो सकते हैं सरकार भी उस उत्तम सुझावों को मानेगी। एक मिनट, लेकिन हम अगर सारे परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो कई राज्यों में कई दलों की सरकार है जो परीक्षाएं आयोजित करती रहती है। हम सारी परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं उनके भविष्य पर और भारत की परीक्षाओं पर, भारत की शिक्षण व्यवस्थाओं पर, पूरे विश्व में एक बहुत गंभीर असर पड़ेगा, जो सदन की चिंता का विषय है। और इसके लिए सभी राज्यों ने अपने अपने यहाँ कानून बनाए, संसद ने भी कानून बनाए। कानून बनाने के अलावा इस विषय के अंदर एजेंसी जांच कर रही है, कोर्ट निगरानी कर रही है। हमारा सवाल ये होना चाहिए कि हम कैसे सकारात्मक रूप से सुझाव देकर इस सिस्टम को और बेहतर कर सकते हैं, ये होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से सदन नहीं है। आप बेहतर सिस्टम डेवलप करो और कभी भी सारे एग्जामिनरों पर सवाल उठाना सदन के लिए उचित नहीं है। ये सदन इसके लिए है भी नहीं प्लेटफॉर्म। नो क्वेश्चन नंबर 3 श्री डी प्रसाद राव। प्रश्नकाल में सबको सवाल उठाने दिया और एक बार सवाल उठाने के बाद दोबारा नहीं उठाने दिया जाता। संसद नियम प्रक्रियाओं से चलती है और नियम प्रक्रियाओं से मैंने चलाया। श्री डी प्रसाद राव, प्रश्न नंबर 3। 9 क्वेश्चन नंबर 6 मैंने सदन की चिंता क्वेश्चन नंबर सरकार को बता दी है और आप सबको बता दी है। Honorable Speaker, thank you so much for allowing me to speak this important question. I am Prasad Rao from Chittoor constituency, Andhra Pradesh. Our beloved Honorable CM Chandrababu Naidu Garu has requested substantial financial support from the center to help reconstruct and rebuild the Andhra Pradesh. एक मिनट प्लीज मानस, आप प्रश्न संख्या 3 है, पहले बोलो प्रश्न संख्या 3। Question number 3. माननीय मंत्री जी, कोई दिक्कत नहीं, सब सीधे पहली बार आए। अब माननीय प्रश्न पूछें प्लीज सदस्य। Thank you very much for allowing me to speak this very important question, Honorable Speaker. This is Prasad Rao from Chittoor constituency, Andhra Pradesh. Our beloved Honorable CM Chandrababu Naidu Garu has requested substantial financial support from the center to help reconstruct and rebuild the Andhra Pradesh, which is facing acute financial challenges, stalled infrastructure projects. In this context, Honorable Speaker, I would like to know from the Honorable Minister about the centrally sponsored schemes and the projects that have been stopped or discontinued in the state of Andhra Pradesh, along with the reasons for the same. The current state of the stalled or delayed schemes in the state and the reasons behind the halting and slowdown of these projects. And the reply given to the question, the unutilized certificate was not furnished. It was a general reply. I request Honorable Speaker to furnish the utilization certificate for the funds allotted to the Andhra Pradesh for the last 5 years. Thank you very much. In financial frauds, increase in financial frauds as per the RPI report. 300% से ज़्यादा बैंक फ्रॉड्स हो चुके हैं, बढ़ोतरी हुई है 2 साल में, और 708% जो हैं उसमें से डिजिटल फ्रॉड्स हैं। डिजिटल फ्रॉड्स की बढ़ोतरी 2 साल में 708% हुई है, और इसमें से डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल बैंक लोन्स को लेकर सबसे ज़्यादा इस पर गंभीरता दिखाई गई है। और करीब
एक साल में 166% इंक्रीज हुआ है। सर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं, जो प्रभावित होते हैं इसकी वजह से, करीब 75% हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक 67% है। सर, इस मुद्दे को मैं गंभीरता से इसलिए उठाना चाह रही हूं क्योंकि ये जो प्रभावित कर रहे हैं उन आम जनता को कर रहे हैं जिनको टेक्नोलॉजी तो मिल गई है पर उनको उसकी समझ नहीं है कि कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है। जो फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाला जा रहा है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस 600% बढ़ चुके हैं पर उसमें से डिजिटल फ्रॉड्स जो आ रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स लेकर, वो 81% हैं सर। तो इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए। फिशिंग कॉल्स होते हैं, फिशिंग वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, इंपर्सनेटिंग कॉल्स होते हैं जिसकी वजह से लोग प्रभावित होते हैं। सर, यहाँ तक ही नहीं, मैं आईटी मिनिस्टर के संज्ञान में काफ़ी बार ला चुकी हूँ, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग होती है मोबाइल फोन्स पर, जर्नलिस्ट हो, पॉलिटिशियंस हो। पेगासस का तो हमने मुद्दा उठाया ही है। स्टेट, सर इसी का ये डिजिटल को ही लेकर है सर। स्टेट स्पॉन्सर्ड जो अटैक्स हो रहे हैं, इसका फिर से दूसरा अटैक की सूचना आईफोन ने सब लोगों को दी है, काफी उसमें से सीनियर लीडर्स भी हैं। मैंने खुद ने ये चिट्ठी लिखी और जो ए रहीम जी कह रहे हैं कि रेल मंत्री जवाब नहीं देते हैं, मैंने भी चिट्ठी लिखी है पर उसका जवाब आज तक आया नहीं है सर। इसलिए आपके माध्यम से उम्मीद करती हूँ कि आप मंत्री को ये डायरेक्शन देंगे कि इस पे संज्ञान लें और जल्द से जल्द जो हम चिट्ठी लिखते हैं, हम कंसर्न्स उठाते हैं, उसका जवाब दें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। माननीय श्री शक्ति सिंह गोहिल जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं एक गंभीर विषय के बारे में शून्यकाल में बात करना चाहता हूं। गुजरात के सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में लो ग्रेड कोल कार्बोसेल मिलता है, कोयला मिलता है। इलीगली वहां पे खदान होती है, खड्डा खोदा जाता है। जब खोदते खोदते लगता है कि ये लेयर कोल का मिला है तो समांतर हॉरिजॉन्टल उसमें खदान मजदूर करते हैं। गैस निकलती है, कभी जमीन बैठ जाती है, मजदूर मरते रहते हैं। 10 दिन पहले 3 मजदूर जान गंवा चुके हैं और ये खड्डे जो है वो 1000 से ज़्यादा उसी एरिया में काम चल रहा है। ज़्यादातर लोग कंप्लेन भी लिखवाने से डरते हैं क्योंकि जब कंप्लेन करने जाता है परिवार कि मेरे परिवार के सदस्य की डेथ हो गई तो पुलिस कहती है कि वो इलीगल काम कर रहा था, पहला एफआईआर में नाम उसका लिखा जाएगा, तो वो एफआईआर तक करवाने नहीं जाते हैं। और मरने वाले लोग ज़्यादातर जवान होते हैं और ये खड्डा करके जो काम करते हैं वो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसेबल पर्सन्स होते हैं। मैं खुद उधर विजिट करके जो जानकारी मिली मुझे, स्थानीय लोग कहते हैं हर महीने 1.5 लाख रुपये का हफ्ता दिया जाता है नीचे से ऊपर तक, ताकि ये इलीगल एक्टिविटी कोई रोके नहीं। और ये जो केस हुआ उसमें हमने कोशिश की कि कौन ये खड्डा करवा रहा था, मजदूर के खिलाफ नहीं होना चाहिए, तो ये एफआईआर बनी। इस बार एफआईआर बनी, 4 लोग इसमें दोषी है सर, और जो दोषी है उसमें 4 में से एक जो है वो ब्लॉक पंचायत का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन है। नंबर 2 जो एक्यूज्ड है वो नेता है और उसकी बीबी जिला परिषद में मेंबर है और ये भारतीय जनता पार्टी के रूलिंग पार्टी के नेता लोग हैं। ये हकीकत बाई हुई एफआईआर की है। मैं अनुरोध करता हूं कि इसमें दूसरी तरह से मत लो। जान की कीमत कोई भी मुआवजा कोई भी नहीं दे सकता है। इंसान की जिंदगी सबसे बड़ी कीमती है। हम सबको इसके लिए कंसर्न होना चाहिए कि एक गरीब जो जान गंवाता है उस परिवार की क्या हालत होती है। अतः मेरा अनुरोध है, मैं आपके जरिए सरकार को कहना चाहता हूं माननीय उपसभापति महोदय कि इसको लाइटली ना ले। ये एक घटना नहीं है, बार बार, और अभी सिर्फ मैं भी देखता हूं, कोई भी देख ले, गूगल मैप खोल के अगर आप सैटेलाइट इमेज देखोगे आपको ये खड्डे और कोयले जो ब्लैक स्पॉट मिलेंगे वो सारे ब्लैक स्पॉट है, चोरी है, वो गलत तरीके से वहां खदान हो रही है और गरीब मजदूर जान तोड़ रहा है। तो इसलिए मैं अनुरोध करता हूं सरकार से कि आप इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कीजिए या सीबीआई से जांच कीजिए। लोकल अथॉरिटी को तो हफ्ता जाता है, ये बंद ऐसे नहीं होगा। तो यही मेरा अनुरोध है। धन्यवाद उपसभापति। धन्यवाद मिस्टर शक्ति सिंह जी। ऑनरेबल श्री पी विल्सन। Thank you, Chairman, sir. I rise to bring to the attention of the Union Government through this August House that several important public projects in Tamil Nadu have been stalled due to the refusal of the Union Government to sanction the eligible and entitled funds. Firstly, the Chennai Metro Rail Limited Phase 2 project
inaugurated by the Honorable Union Home Minister in 2020 with a projected cost of rupees 63,246 crores, has been pending for clearance and approval of the Cabinet Committee on Economic Affairs for the last 3 years. Sir, I request the Honorable Union Finance Minister to allocate the accepted 50% of the project cost amounting to rupees 31,623 crores expeditiously. Secondly, the detailed project reports for the Coimbatore, Madurai and Trichy Metro Rail projects have also been submitted to the Union Government and are pending approval for many months. Thirdly, with regard to the Tamil Nadu request for releasing of rupees 37,907 crores from the NDRF fund after the 2 natural calamities in last December, a mere rupees 276 crores have been released by the Union Government. Sir, I request the Honorable Union Home Minister to release at least 3,000 crores immediately as an interim measure to undertake restoration and relief works in Tamil Nadu. Fourthly, several dues from the Government of India are pending to be released to the Government of Tamil Nadu, including rupees 3,403 crores towards CMR subsidy and intrastate movement reimbursement, rupees 78 crores towards Home Guards, rupees 188 crores towards Railway Force, rupees 138 crores towards Special Police Battalion at Tihar Jail, rupees 52 crores towards ESA scheme. Fifthly, the Samagra Shiksha integrated scheme for school education. The project approval board has allocated rupees 3,533 crores for the year 2023 and 2024 and rupees 3,586 crores for fiscal year 2024 and 25 to the state of Tamil Nadu with union government contribution of 60%. However, not even a single rupee is released. I take this opportunity to remind the Honorable Union Finance Minister that India is a union of states and India's constitution contemplates cooperative federalism between the states and the union. The union has to be fair in its fiscal allocation and devolution of funds to the states. Tamil Nadu and its people are being penalized for political reasons and receiving discriminatory treatment. The refusal of the union government to fund projects in Tamil Nadu and release owed funds is in violation of the constitution and counterproductive. The Honorable Union Finance Minister has to remember that Tamil Nadu growth is India's growth. Therefore, through this August House, I urge the Honorable Prime Minister to step in and direct the concerned ministries to approve all the pending projects and release entitled funds due to Tamil Nadu without any further delay. Thank you very much, Chairman. Thank you, Honorable P. Wilson ji. Mani Sri Mujibullah Khan ji. Dr. Sasmit Patra will associate. धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। मैं उड़ीसा के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट के बारे में मेरा पक्ष रखना चाहता हूं। भारत की प्रगति तभी हो सकती है जब राज्यों का विकास हो। जब राज्यों का विकास होगा तभी सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया गया है वो फुलफिल हो सकता है। मेरे नेता नवीन पटनायक जी, सारा भारतवर्ष जानता है वो कितना सिंपल सिटी में रहते हैं, सीधे साधे इंसान है। 4 जोड़ा कुर्ता पैजामा और 4 हवाई चप्पल से वो 25 साल उड़ीसा का शासन किए। नवीन पटनायक जी जब मुख्यमंत्री थे बार बार स्पेशल कैटेगरी के बारे में केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखे, हमारे सांसद लोकसभा में उठाए, राज्यसभा में उठाए, लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेट अभी तक केंद्र सरकार हमको नहीं दी। हम समझते हैं उसका क्राइटेरिया है, कुछ कानून है, कुछ नियम है, लेकिन कानून तो बदले जा सकते हैं, किसी के भलाई के लिए चेंज किया जा सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट भी आ सकता है। हमारा राज्य 22% ट्राइबल इलाका है, आदिवासी रहते हैं, बैकवर्ड एरिया है, टूरिज्म के लिए भी जाना जाता है। वहां प्रभु जगन्नाथ के मंदिर है, प्रभु लिंगराज के मंदिर है, कोणार्क टेम्पल जैसा फेमस टेम्पल है, टूरिज्म के लिए भी जाना जाता है। All right, my colleague Manohar is with us on the broadcast to give us more on this. Manohar, of course, there was a heated discussion on the NEET issue in the Parliament. If you could take our viewers through the details of what exactly has been stated. देखिए, बिल्कुल नीट का मामला विपक्षी पार्टियों की ओर से लोकसभा में उठाया गया और इस पर राहुल गांधी ने भी सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव जो सभापति हैं उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि अब ऐसी स्थिति हो गई है कि जो अमीर हैं वो सीधे तौर पर किसी पैसे दे करके हासिल करवा सकते हैं, एग्जाम में बैठ सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि
कि मंत्री सब पर दोष मान रहे हैं, मतलब सबको दोषी मान रहे हैं और खुद को भी इसका जवाब देते हुए एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मुझे मेरी जनता ने चुन करके भेजा है और मुझे किसी बौद्धिक और संस्कार का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। जी एब्सोल्युटली मनोहर। और क्या चर्चा हो रही है इस मुद्दे पे कि ऑफ कोर्स नीट के बारे में बात हुई है, और क्या बोल रहे हैं लोग? सभी लोग अलग अलग अपनी अपनी पार्टियों की बात रख रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि एग्जाम को रद्द होना चाहिए। हालांकि ये भी बात रखी गई कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है रिजल्ट सार्वजनिक किया गया, न तो पहले सरकार कह रही थी कि पेपर ही लीक नहीं हुआ है। सारे इश्यूज को रखा गया है। साथ ही साथ अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी कांवड़ यात्रा ने प्लेट का मुद्दा उठाया, उठाया है और अपनी बात रखी है कि जो है तो धर्म के नाम पर जो है भेदभाव हो रहा है। जी All right, Manohar, thanks for joining us on the broadcast, sharing all those details with our viewers. Meanwhile, let's listen in to the war of words over NEET. अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि पूछें। अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहाँ हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहाँ 2,000, 2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज़्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहाँ पर implemented in 23 till July of 24, that is this month 15th, 6,294 applications for withdrawal have been filed before the various courts. Now, specifically on ease of doing business, a lot of steps have been taken, nearly 11 steps which have been given in the written reply. So, nearly 11 steps have been taken which were mentioned worthy, which are being specifically said in the reply. But most importantly, decriminalization of 63 major offences. एक मिनट माननीय सदस्य, बैठे बैठे प्रश्नकाल में नहीं बोला जाता है, टिप्पणी नहीं की जाती है, ठीक है ना माननीय मंत्री जी? So 63 offences have been decriminalized, and as a result of which companies today are able to carry on their functions without the worry of compliance. There was a central processing center which has been set up so that specified non-STP e-reforms can also be, e-forms related questions can also be taken up. So the most important part of this is zero fee for incorporation has been brought in for companies with authorized capital of up to 15 lakhs, meaning small companies which have small capitals with which they start their business, there is no fee charged. These are as a matter of ease of doing business, other than simultaneously acting on reducing the pendency in the courts. Therefore, this question which relates to ease of doing business and also reduction of pendency has both sides on which the minister is trying to answer. So the most important question which Sri Jagdambika Pal raised about the SEBI, sir, I want to underline the fact that the reforms which have been brought by the SEBI, particularly in timelines which have been given for settlement of claims, is a remarkable step taken forward, and our markets have also been, and companies have also benefited from it. In fact, we are far ahead of the very many other countries where companies law operate. They are still not able to settle claims
within even T+6, T+5 or T+4. We have even come to T+1, which is effectively being run today. So SEBI-related reforms also are coming up with ease of doing business and treating both all stakeholders with great comfort. So this question is a very large, this question pertains to a large area of reforms in companies matters, both related to pendency reduction and ease of doing business. So the question that, that was getting answered by our new MOS was actually a larger context on which the written answer is far more comprehensive than what the minister has tried to start answering with. But new ministers will take a bit of while, but for us to listen to them, all of us, I would request all of us to kindly accommodate their attempt to answer. Shri Shashi Tharoor ji. Mr. Speaker, the Honourable Minister has given us a kind of laundry list of initiatives, but she's overlooked a very crucial issue, sir, which is that 67% of the pending litigation cases relating to insolvency have exceeded the 270-day time frame, precisely because there has been no attention paid to the staffing levels of the NCLAT, sir. For example, all the southern states, all 5 southern states and 2 UTs, we have 1 NCLAT in Chennai. And there, sir, according to a media report, the bench has 1 stenographer who doubles up as PA to the technical member, and the registrar sits in Delhi. Sir, this is a preposterous situation. What I would like to ask the Honourable Minister is, what is she doing, what is the ministry doing about giving some attention to the staffing crisis facing the NCLATs, and in particular for the southern states? Would she be willing to consider a separate NCLAT for a state like Kerala, where our cases are pending for so long, sir? Thank you, Mr. Speaker. Manya Mantri. Sounds very interesting to say I've given a laundry list, but we have done so many reforms. So we need to list it all. And I appeal to the honourable member to read it so that he can differentiate between a typical laundry list and a list of actions taken for reforming the process. Honourable Member Shashi Tharoor should actually differentiate between a laundry list and the list of reforms undertaken by us. So with that said, sir, and with that said, I quite agree with the Honourable Member. Staffing and filling up the vacancies of NCLT and NCLAT is a challenge which we are trying to meet. We are certainly conducting periodically interviews and also advertising for both positions and working with the Supreme Court so that we get the right members to appoint them in the various company law tribunals. Yes, it is the truth that there is only one NCLAT, and that is located in Tamil Nadu. I'm sure for now at least, the southern states would find that it is not located in the north and it is in Chennai, and therefore for now at least NCLAT in Chennai would serve the purpose. However, I do appreciate that we need to have greater number of appellate tribunals, but this is not something which I can just do. Oh, so my mic is off. So it's not only the opposition members' mics which are getting off, even mine is off, if that satisfies you. So, but my answer is not complete. NCLT, both NCLT and NCLAT appointments are being taken up seriously by all of us. We are trying to fill it speedily. Let me assure the member that filling up these positions are happening with greater sense of urgency. Question number 5, Srimati Aparajita Sarangi. Question number 5, sir. Honorable Mantri ji. सदन के पटल पे रखा गया है श्रीमान. माननीय सदस्य. Speaker, sir, promoting libraries is crucial for fostering a culture of lifelong learning. National Mission on Libraries was formulated by the central government in 2014. And the main intention of this particular scheme was to enhance the accessibility to knowledge and resources across India. Since 2014, the year in which this scheme was grounded, till today,
We would like to know as to what kind of initiatives have been taken by the Government of India, the Ministry of Culture, to raise awareness among the people regarding the benefits of the scheme, and what is the nature of the community engagement and the community outreach. I would request Honorable Minister Culture to enlighten us. माननीय अध्यक्ष महोदय, For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.